Hello students, welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. Myself PK Jha, your physics educator. आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है उसका डिटेक्शन भी करते हैं और साथ साथ उसकी मेजरमेंट भी करते हैं। यानी इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं गैल्वेनोमीटर में, फिर इससे हम लोग करंट मेजरमेंट कर लेते हैं, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर के अक्रॉस ये भी कर लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या सब होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और दूसरा हम लोग लेते हैं ये साउथ पोल। ये मैग्नेटिक पोल जो है वैसे कनकेव होता है। कनकेव कैसे होता है इसको हम ऐसे देखते हैं, जैसे ये एक्चुअल में ये ऐसे होता है, ये कनकेव होता है। ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा हमें, ऊपर से ऐसे हमें दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा ऐसे इस तरह से, और सामने से देख रहे हैं तो ये हमें ऐसे नजर आ रहा है, ये ऐसे, ये सामने से इसका ये नॉर्थ पोल, इधर से ये साउथ पोल, सिमिलरली इधर से साउथ पोल नजर आ रहा है, ये ऐसे ऐसे ये दिखाई पड़ रहा है। दो इट इज दीज टू पोल्स आर कनकेव पोल। अब यहां से इस कनकेव पोल में एल्युमिनियम या सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ फ्रेम होता है। कोई भी रेक्टेंगुलर फ्रेम भी ले सकते हैं, सर्कुलर फ्रेम ले सकते हैं या स्क्वायर फ्रेम ले सकते हैं। इस पर सर्टेन नंबर ऑफ द टर्न्स होता है कॉइल का, ये ऐसे इसमें टर्न दिखा देते हैं, वी टेक सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स, ये ऐसे। फिर आगे ये इसको सस्पेंड करते हैं, ये है टर्मिनल T1, ये है टर्मिनल T2। यानी इस कॉइल में करंट जो दे रहे हैं हम यहां से, एक्चुअली दिस इज, ये कह सकते हैं कि A B C और D, ये ABCD क्या है, कोई एल्युमिनियम या रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिस पर सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल आर वोन्ड। अब यहां से ये कॉइल का एक एंड यहां है, दूसरा एंड यहां पर है कॉइल का। एक एंड को ये जो सस्पेंशन वायर है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जो होता है इट इज हाईली इलास्टिक और कंडक्टिंग इन नेचर, दिस इज वायर रिटन हियर। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर इज हाईली इलास्टिक एंड कंडक्टिंग। तो इससे यहां पर हम लोग कनेक्ट करते हैं, मैंने इसको कनेक्शन बना देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं कॉइल के एक एंड को,
और साथ साथ यहाँ पर यही सस्पेंशन वायर, यहाँ पर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं मीटर स्केल या कनकेव मिरर कहते हैं, यहाँ पर है, जिस पर ग्रेजुएटेड स्केल होता है। इससे जोड़ करके फिर हम आगे सस्पेंशन वायर को बढ़ाते हैं। ये कनकेव मिरर एक्चुअली इनसे अलग होता है, सस्पेंशन वायर के नीचे होता है ये। इसमें सस्पेंशन वायर में कांटा बंधा होता है, उसमें जो ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होता है, कॉइल जो टर्न करता है, कांटा टर्न करता है। तो ये मीटर स्केल एम में कनकेव मिरर जिसके अंदर ग्रेजुएटेड ये स्केल होते हैं, उस पर डिफ्लेक्शन दिखाता है कि करंट कैसे पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है। और फर्दर ये जो सस्पेंशन वायर है ये सीधे निकलता है टॉर्सन हेड से कनेक्टेड होता है, जिससे ये सस्पेंडेड होता है। जहां से ये कनेक्टिंग वायर टॉर्सन हेड से, ये सस्पेंशन वायर से ये कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है जो टर्मिनल T1 से कनेक्टेड है। और दूसरा यहाँ पर दूसरा एंड ऑफ द कॉइल को ये हेयर स्प्रिंग मींस हेयर का स्प्रिंग नहीं होता है, हेयर लाइक थिन मेटालिक स्प्रिंग होता है, that is good conducting in electricity so that current can be drawn। तो यहां पर दूसरा एंड ये हेयर लाइक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। हेयर लाइक थिन स्प्रिंग, ये मेटल का स्प्रिंग होता है, हेयर लाइक थिन मेटल स्प्रिंग, जिससे करंट, यहां करंट देते हैं टर्मिनल T1 से, ये इससे सस्पेंशन वायर से आता है। फिर करंट जैसे जैसे वायर होता है वैसे वैसे करंट इसमें घूमता है, करंट घूमता है ऐसे। और ये करंट घूम करके फाइनली ये सस्पेंशन वायर से होते हुए ये टर्मिनल T2 पर टर्मिनेट करता है। अब जैसे कॉइल से करंट पास करता है, ये जो है जिस पर ये कॉइल का वाइंडिंग होता है, ये है एल्युमिनियम और सॉफ्ट आयरन कोर्स मेड फ्रेम। ये फ्रेम, इसी फ्रेम, ये रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का होता है या सर्कुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग रेक्टेंगुलर लेकर के ही समझते हैं। वैसे इसके एरिया से लेना देना है, इसका साइज से लेना देना है हमें, इसके शेप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स एरिया, एरिया डिपेंडेंट होता है, नॉट ऑन द शेप। अब यहां से जैसे ही, और ये जो है दीज आर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको कहते हैं कनकेव पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, कनकेव पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, ये भी वही है, कनकेव पोल्स ऑफ मैग्नेट ही है ये कनकेव पोल्स है। इसको एक बार हम लोग ऐसे सुनते हैं, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये जानेंगे इसका किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसको क्वेश्चन जब आएगा तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे, ये है क्या चीज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर मेजरमेंट भी करते हैं। यानी इट इज an electrical instrument with the help of which electric current in a circuit is detected and measured। फिर ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? It works on the principle that whenever a current is passing through a coil and this coil is placed in an external magnetic field, then it experiences a torque। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कॉइल पर टॉर्क काम करता है, कॉइल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। फिर इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी सब एक साथ लिखेंगे।
इसमें ये कहेंगे कि लेट देयर बी एन एल्युमिनियम और सॉफ्ट आयरन कोर्स मेड फ्रेम on which a coil of certain turns are wound and is suspended from the torsion head by means of a phosphor bronze wire which is highly elastic and conducting in nature and is suspended between two concave poles such as north pole and south pole of a magnet. These are concave poles. Concave poles, the role of concave pole, concave pole का रोल क्या होता है? कॉइल अगर टर्न भी करता है तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में कॉइल हो, ये हमेशा क्या होता है? कनकेव पोल्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इन ऑल द सिचुएशन मेक परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कॉइल का जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नॉर्मल रहता है। यह है कनकेव पोल्स का, कनकेव पोल्स ऑफ अ मैग्नेट लेने का। अब इसमें ये जानते हैं कि टॉर्क कैसे कैसे क्या काम करता है। जैसे कि अब इसको हम लोग ऐसे कहेंगे, ये सारा कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ हेयर लाइक ए स्प्रिंग इससे कनेक्ट कर दिया जो टर्मिनल T2 से ये आता है। करंट हम T2 के थ्रू से भी इसमें दे सकते हैं और T1 के थ्रू से भी दे सकते हैं। इसके हिसाब से डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि ये इसके मिडिल में हमेशा 0 टर्मिनल होता है। अब ऐसा है, इसमें लिखते हैं लेट A is the area of the coil, N is the number of turns of the coil, N is the number of turns of the coil, I is the current passing through the coil, B is the strength of radial B is the strength of the radial magnetic field. ये कनकेव पोल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, so that plane of the coil should always remain parallel to that of the magnetic field. So therefore torque acting on the coil, tau is equal to NIA B sin 90 degree. NIB sin थीटा, थीटा यहां 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा को ऐसे, इसका टॉप व्यू ऊपर से जब देखेंगे तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कनकेव नजर आएगा दोनों तरफ पोल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है। सबसे पहले इसमें हम कॉइल को दिखाते हैं। ये A है,
ये एडी कॉइल है, टॉप से देखते हैं, बाकी सस्पेंशन वायर जैसे भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ऐसे। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। और दीज आर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जैसे कॉइल टर्न करेगा, अभी एडी इस पोजीशन में है, नाउ इट इज डी को हम डी को यहां पर हम नहीं लिख करके यहां लिखते हैं। ये एडी इस पोजीशन में है, नाउ इट इज टर्न, इसको टर्न करते हैं। जैसे इसमें करंट पास करेंगे, करंट पास करने से कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट इज टर्निंग इफेक्ट विल प्रोड्यूस, और टर्न होकर के इस पोजीशन में आ गया ये, यानी डी ए जो है ये ए डैश पोजीशन पर आ गया, और यहां से डी यहां पहुंच गया। ये ए टर्न करके ए डैश पर आया, और डी, ये जो डी है, डी टर्न करके डी डैश पर आया। इस तरह से हम देखते हैं एडी पोजीशन में कॉइल था, नाउ इट हैज टर्न टू पोजीशन ए डैश डी डैश। इवन देन जब एडी पोजीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, जब ये टर्न करके ऐसे हुआ तो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कोर्स ऐसे ही पास हो रहा है। मतलब इसको हम लोग ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते जैसे ये कॉइल हो गया, ये ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास करा, ऐसे ये ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करने का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड 90 का एंगल बना रहा है। जब ये ऐसे है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से इंटर कर रहा है इसमें कॉइल में, और यहां से आउट हो रहा है, यानी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ये है। इन दिस पोजीशन आल्सो द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। यानी किसी भी पोजीशन में कॉइल अगर होता है तो ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। तो जब भी हमने यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिया है, यहां पर NIAB sin थीटा, थीटा इज हियर 90 डिग्री, यानी टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। ये हो गया, ये जो टॉर्क काम कर रहा है इस टॉर्क को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग deflecting torque acting on the coil, acting on the coil। अब जैसे ये डिफ्लेक्ट करेगा तो ये सस्पेंशन वायर में ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगा, और सस्पेंशन वायर इज हाईली इलास्टिक एंड कंडक्टिंग इन नेचर, तो देयरफॉर इसमें एक रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी फिर से उसको दैट ब्रिंग्स इट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे करंट को बंद करेंगे वैसे तुरंत ये कॉइल अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ, ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल टर्न्स सपोज थ्रू एंगल अल्फा, तो देयरफॉर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस्ड इन द सस्पेंशन वायर इज आल्सो अल्फा। अगर कॉइल अल्फा एंगल से टर्न करेगा तो सस्पेंशन वायर में क्या होगा, अल्फा एंगल का ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगा, तो देयरफॉर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा, जनरेट करेगा।
सस्पेंशन वायर में। तो कहते हैं यहां पर इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन produced in the coil and alpha is the angle of deflection produced in the coil. So therefore alpha is equal to क्या होगा, यही हो जाएगा एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग produced in the coil, produced in the coil. As the suspension wire is highly elastic and conducting in nature, it is highly elastic here. तो therefore हम लोग ये कह सकते हैं if K is the restoring torque produced in the suspension wire. K is the restoring torque per unit twist, per unit twist produced in the suspension wire. Suspension wire में ये K is the restoring torque produced for per unit twist. Therefore for alpha angle twisting के लिए total restoring torque is equal to क्या होगा, therefore for alpha angle twisting total restoring force is equal to K into alpha. अब इन द इक्विलिब्रियम क्या कर सकते हैं, इन द इक्विलिब्रियम total deflecting torque is equal to total restoring torque. In the यहां पर total deflecting torque, total deflecting torque is equal to total restoring टॉर्क. अब दोनों को बराबर करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा NIAB, दिस इज इट वाज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जैसे पीछे हम निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वल टू टोटल रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू K इंटू अल्फा. तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ये करंट I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू यहां लिखेंगे K इंटू अल्फा अपॉन NAB. अब यहां से K restoring torque per unit twist हो गया, N is the number of turns in the coil, A is the area of the coil, B is the strength of the radial magnetic field provided by these two concave poles of the magnet. Therefore we can say that these are all the part of the galvanometer only. So this is called, overall this is called
these are all constant, so overall it is called galvanometer constant. This is called galvanometer constant, और इसको हम लोग बड़े वाले G से रिप्रेजेंट करते हैं. तो therefore we can say that capital G into alpha. Capital G is the galvanometer constant. यानी अब यहां से ये कह सकते हैं कि I is current is directly proportional to alpha. यानी जितना ज्यादा करंट पास करेगा कॉइल से, I की वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल उतना ही ज्यादा होगा, और कॉइल जितना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें बंधा हुआ जो डिफ्लेक्ट सस्पेंशन वायर में जो बंधा हुआ निडल है उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा मीटर पर, यानी उतनी ही ज्यादा रीडिंग बताएगा. अब इसके बाद जो हमारा आता है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर होता है, a galvanometer is said to be highly sensitive if with the passes of even a small current there be the large deflection in the galvanometer. तो sensitivity पर आते हैं. Sensitivity of a galvanometer. सेंसिटिविटी क्या होता है? कम से कम कोई भी गैल्वेनोमीटर को हाईली सेंसिटिव तब कहेंगे जब उस पर थोड़ा भी करंट होगा तो उससे लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाए, या थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाए. तो galvanometer is said to be highly sensitive if with the passes of even a small current or with the application of even a very small voltage there be the large deflection in the needle of the galvanometer. In the needle of the galvanometer का मतलब in the coil of the galvanometer. अब ये galvanometer sensitivity दो तरह के होते हैं, एक तो होता है करंट सेंसिटिविटी, दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो हम बारी बारी से देखते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या है. करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इसको शॉर्ट में CS कहते हैं. करंट सेंसिटिविटी, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर बिकॉज ऑफ यूनिट करंट पासिंग थ्रू इट. यानी पर यूनिट करंट पास करने से जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही उसका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा. यानी अगर I करंट पास होने से कॉइल में डिफ्लेक्शन अगर अल्फा होता है तो 1 एम्पियर का करंट पास करने से कॉइल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा दिस विल बी अल्फा बाय I, और दिस इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर बिकॉज ऑफ यूनिट करंट पासिंग थ्रू इट. इसको हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी CS. यानी करंट सेंसिटिविटी CS इज इक्वल अल्फा अपॉन I. और ये अल्फा व I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहां से ये जो डेरिवेशन हमारा पड़ा हुआ है इसको देखते हैं. ये अल्फा को खींच करके यहां ले आएंगे तो I बाय अल्फा इज इक्वल K अपॉन NAB. इसके बाद अल्फा को ऊपर ले जाते हैं, I को नीचे ले आते हैं तो NAB ओवर ये K हो जाएगा. NAB ओवर K. तो अल्फा बाय करंट सेंसिटिविटी हो गया. यही निकालने जा रहे थे. अल्फा बाय के बदले ये आएगा NAB ओवर K. दिस इज, इसको अल्फा को रेडियन डिग्री किसी भी मेजरमेंट कर सकते हैं, रेडियन पर एम्पियर और डिग्री पर एम्पियर. डिग्री पर एम्पियर, और इसको लिख सकते हैं रेडियन, रेडियन रेडियन पर एम्पियर भी लिखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है. सिमिलरली यानी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे वोल्टेज
वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs, अगर V वोल्ट लगाने से गैल्वेनोमीटर में अल्फा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है तो 1 वोल्ट लगाने से क्या प्रोड्यूस होगा, अल्फा बाय V। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर बिकॉज ऑफ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs। यानी Vs के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इज इक्वल टू अल्फा अपॉन V। अल्फा तो अल्फा है, V को बाई ओम्स लॉ से I इंटू आर लिखेंगे। तो ये देयर बाय अल्फा बाय आई जो है ये करंट सेंसिटिविटी हो गया, करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर हो गया, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल करंट सेंसिटिविटी बाय आर हो गया। तो इस तरीके से यानी इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इज इक्वल करंट सेंसिटिविटी NAB बाई के, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी, और यहां से इसमें रेसिस्टेंस R से डिवाइड कर दें तो देयर बाई वी कैन टेक दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो गया यही रेडियन पर वोल्ट, इसका यूनिट रेडियन पर वोल्ट और डिग्री पर वोल्ट दोनों कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक हमारा एंड हो गया। इसमें हमने करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पढ़ लिया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं सो दैट कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।